हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर है और बिना किसी ठीक प्लानिंग के रातों रातों से एक शहर से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाए। अरे बाप रे! ये तो पूरा केओस हो जाएगा मतलब। बिल्कुल, जरा कल्पना कीजिए उस अफरा तफरी की, है ना। कर्मचारी परेशान हैं और फाइलें गायब हो रही हैं, सारा सिस्टम एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। अब आप सबको लगेगा कि कोई भी समझदार इंसान भला ऐसा फैसला क्यों लेगा। सही बात है। ऐसे फैसले लेने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों 14वीं सदी में दिल्ली के एक सुल्तान ने ठीक ऐसा ही किया था, और वो भी एक पूरे साम्राज्य के साथ। तो आज के हमारी इस डीप डाइव में ना हम ऐसे ही कई ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले फैसलों की तह तक जाएंगे। आज का हमारा एजेंडा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान की सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज का मास्टर पीडीएफ। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, इस मास्टर पीडीएफ का जो सिलेबस मास्टर एनालिसिस है ना, वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 स्तंभ हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अच्छा। हाँ, ये पीडीएफ असल में मानव सभ्यता को गहराई से समझने का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक ढांचा है। वही ना। और यही बात मुझे ना हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इतिहास के पुराने साम्राज्यों की उन खूनी लड़ाइयों से लेकर आज की जो आरबीआई की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली है, इन सबको एक ही विषय यानी सामाजिक विज्ञान की छतरी के नीचे क्यों रखा जाता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास और बैंक ड्राफ्ट का काम, ये दोनों एक ही जगह क्यों पढ़ाए जाते हैं? देखिए, ये बहुत ही बेसिक और ज़रूरी सवाल है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी क्लासेस में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि हमारे मानव समाज का विकास, हमारा भूगोल और हमारी अर्थव्यवस्था, ये अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं। हाँ, ये आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। शिवांश मिश्रा सर हमेशा कहते हैं कि आप किसी भी समाज के इतिहास को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वहाँ के भूगोल को न समझें। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहाड़ों और नदियों ने ही तो तय किया ना कि कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा। और एक बार जब समाज बस गया तो कोई भी नागरिक व्यवस्था बिना एक मजबूत अर्थशास्त्र के टिक ही नहीं सकती। ये चारों विषय एक ही कहानी के 4 पहलू हैं। ये नजरिया तो वाकई कमाल का है। यानी ये सब प्रैक्टिकली आपस में कनेक्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, इस महाकाव्य जैसी कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जहां से हमारे समाज की वर्तमान रूपरेखा बननी शुरू हुई थी। मानव इतिहास, प्राचीन साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का कालचक्र। जी हाँ, जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो 12वीं सदी सिर्फ एक समयकाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम्म। इसमें सबसे प्रमुख घटना है 1191 और 1192 ईस्वी का तराइन का युद्ध, जहां मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। हाँ, तराइन का युद्ध बहुत फेमस है। बिल्कुल। 1191 में घोरी हार गया था, लेकिन 1192 में वो पूरी तैयारी के साथ लौटा और उसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बाप रे। और इसी तरह 1526 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया, वो भी सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि वो भारत की अपार संपत्ति को लूटने का एक बहुत बड़ा अभियान था। और मुझे लगता है इन्हीं आक्रमणों के बाद भारत में एक नई शासन व्यवस्था की नींव पड़ी है ना, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। एकदम सही। और दिल्ली सल्तनत का मतलब किसी एक राजा का शासन नहीं है। ये अलग-अलग वंशों का एक पूरा कालचक्र है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है गुलाम वंश से, जिसके प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ही 1192 ईस्वी में अजमेर में वो जो प्रसिद्ध इमारत है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, हाँ हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ, तो उसका निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। और इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकोबाद। इसके बाद काफी राजनीतिक उथल-पुथल हुई और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वाला ना? बिल्कुल वही। जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में ली और करीब 20 वर्षों तक बहुत ही कड़े प्रशासनिक नियमों के साथ शासन किया था उसने। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही तो तुगलक वंश आता है ना? और यहीं पर मेरी वो जो मल्टीनेशनल कंपनी वाली एनालॉजी थी वो फिट बैठती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आपने जो शुरू में एनालॉजी दी ना, वो यहाँ के हालात को बहुत ही सटीकता से दर्शाती है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में जिक्र आता है, राजधानी बदलना उस वक्त सिर्फ एक भौगोलिक निर्णय नहीं था। तो कैसा निर्णय था वो? देखिए, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी सैकड़ों किलोमीटर थी। सुल्तान ने पूरी जनता को अपने साथ चलने का आदेश दे दिया था। अब आप सोचिए, रास्ते में भीषण गर्मी, भूखमरी और थकान से हजारों लोग मारे गए। ओहो, ये तो वाकई एक डिजास्टर था। बिल्कुल।
जैसे आपकी उस एनालॉजी में कंपनी के कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे या परेशान हो जाएंगे, ठीक वैसे ही तुगलक का आधा प्रशासन रास्ते में ही खत्म हो गया। अंततः उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक खजाना और साम्राज्य दोनों को ही भारी नुकसान हो चुका था। ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले इतिहास में कितनी बड़ी त्रासदी बन सकते हैं। खैर, शासकों की बात हो ही रही है, तो मुझे लगता है उनके नाम के साथ जो उपाधियां जुड़ती हैं ना, हाँ वो भी बहुत कुछ कहती हैं। जैसे एक उपाधि है भारत का नेपोलियन। हाँ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और शिवांश मिश्रा सर ने इस फैक्ट को बहुत ही प्रमुखता से हाईलाइट किया है। इन्हें नेपोलियन क्यों कहा जाता है वैसे? क्योंकि नेपोलियन की ही तरह समुद्रगुप्त ने भी अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, और उनका साम्राज्य विस्तार अद्भुत था। वहीं अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें तो वो एक बहुत ही सख्त प्रशासक थे। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी था। अच्छा, वो क्या था? वो एक साहित्य प्रेमी थे, और गुलरुखी उपनाम से बहुत ही सुंदर कविताएं लिखा करते थे। वाह, मतलब एक क्रूर शासक और एक भावुक कवि, ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। और सम्राट अशोक, उनके जीवन का जो बदलाव था, वो तो शायद इतिहास का सबसे बड़ा यूटर्न था। निस्संदेह, मतलब कलिंगा युद्ध के उस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। हाँ, वो तो पढ़ा है हमने। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के समय बजने वाले नगाड़े, उसकी जगह धम्म घोष यानी धर्म, शांति और नैतिकता के मार्ग की घोषणा कर दी थी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, है ना? एकदम नहीं। ये इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की एक नई कूटनीति भी थी, जहां हथियारों की बजाय विचारों से लोगों को जोड़ा गया। और अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों और कला की बात करें ना, तो पल्लव वंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, जो पत्थरों को तराश कर बनाई गई वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। और दक्षिण भारत में विजयनगरा साम्राज्य के जो महान राजा थे, कृष्णदेवराय, वो भी तो थे। मैंने कहीं सुना है कि उनके दरबार में नवरत्नों की तरह ही कोई स्पेशल ग्रुप था। जी बिल्कुल, उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि हुआ करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अच्छा, अष्टदिग्गज। हाँ, और उनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और अगर हम थोड़ा इस वास्तुकला से निकलकर सीधे अर्थव्यवस्था को गति देने वाले निर्माण की बात करें, तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हाँ, जीटी रोड तो आज भी बहुत फेमस है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि व्यापार और सेना के आवागमन के लिए एक बहुत बड़ी जीवन रेखा थी उस दौर में। सच में इतिहास की ये सारी घटनाएं और ये फैसले आज भी हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जरा सोचिए कि ये सारा इतिहास, ये सभी युद्ध और ये सड़कें आखिर किस मंच पर बनी? वो मंच है हमारी पृथ्वी, हमारा भूगोल यानी ज्योग्राफी। बिल्कुल। तो आइए इंसान की बनाई इस दुनिया से निकलकर अब प्रकृति की बनाई हुई विशाल दुनिया को समझते हैं। देखिए, भूगोल वाकई वो रंगमंच है जिस पर इतिहास खेला जाता है, और इस पूरे रंगमंच को ऊर्जा मिलती है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र यानी सूर्य से। सूर्य इतना विशाल और इतना दूर है कि उसका प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने के बावजूद पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। वाह, मतलब हम जब भी सूर्य को देखते हैं तो हम 8 मिनट पुराना अतीत देख रहे होते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है। अंतरिक्ष की बात चली रही है तो पृथ्वी के सबसे करीबी साथी यानी चंद्रमा का भी तो एक अपना खास विज्ञान है ना? बिल्कुल है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एकदम गोल घेरे में नहीं लगाता, बल्कि एक अंडाकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में लगाता है। अच्छा। और इसी वजह से 2 स्थितियां बनती हैं। जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर आ जाता है, तो उस स्थिति को पेरिगी कहते हैं। घूमकर सबसे दूरतम बिंदु पर चला जाता है तो उसे एपोजी कहा जाता है। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आती। अगर चंद्रमा हर महीने पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स ये हर महीने क्यों नहीं होता? ये इतना रेयर क्यों है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। लेकिन ये हर पूर्णिमा को इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की जो कक्षा है ना, वो पृथ्वी की कक्षा से थोड़ी झुकी हुई है, यानी टिल्टेड है। ओह, अच्छा। हाँ, इसलिए हर बार ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते। जब ये एकदम सटीक सीधी रेखा में आते हैं ना, तभी पृथ्वी की घनी परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और ग्रहण होता है। अद्भुत। ये तो हुई अंतरिक्ष की बात। अब अगर हम पृथ्वी के धरातल पर आएं, तो हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से चट्टानों यानी रॉक्स से बनी है। और यहाँ अक्सर ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, किस बारे में? यही कि आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें, इन्हें आसानी से कैसे समझा जाए? अरे, इसके लिए तो शिवांश मिश्रा सर ने अपनी क्लास में एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? देखिए, जो आग्नेय या इग्नियस चट्टानें हैं, वो सीधे ज्वालामुखी के गर्म और पिघले हुए लावे से बनती हैं। जैसे आप केक बेक करते हैं ना,
तरल पदार्थ गर्म होता है और फिर ठंडा होकर एकदम ठोस बन जाता है। हाँ बिल्कुल। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये प्राथमिक चट्टान है। वहीं अगर हम अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानों की बात करें तो वो एक क्लब सैंडविच की तरह होती हैं। क्लब सैंडविच वो कैसे? हाँ, प्रकृति में क्या होता है कि हवा और पानी के कारण धूल, मिट्टी, पेड़ पौधे और मरे हुए जीव जंतु, ये सब लाखों सालों तक परत दर परत एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं और फिर दबाव से ठोस हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए अवसादी चट्टानों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। वाओ! मतलब अगर किसी चट्टान में किसी पुरानी मछली या किसी पत्ते का निशान या जीवाश्म दिख रहा है तो वो पक्का अवसादी चट्टानी होगी, क्योंकि लावे की इस भयंकर गर्मी में तो कोई जीवाश्म बच ही नहीं सकता है ना? बिल्कुल, एकदम सटीक समझे आप। और जब इन्हीं आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जमीन के अंदर का भारी दबाव और अत्यधिक तापमान यानी हीट एंड प्रेशर, ये जब लंबे समय तक पड़ता है तो उनका रूप पूरी तरह बदल जाता है और तब वो रूपांतरित बन जाती हैं, राइट? हाँ, वही मेटामॉर्फिक चट्टानें बन जाती हैं। जैसे ऑर्डिनरी चूना पत्थर बदलकर एक बहुत खूबसूरत संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। स्लेट और क्वार्टजाइट भी इसी के उदाहरण है। ये सैंडविच और बेकिंग वाली एनालॉजी सच में बहुत शानदार थी। इसके अलावा पृथ्वी की बनावट के बारे में और क्या खास तथ्य हैं जो हमें जरूर जानने चाहिए? कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व यानी डेंसिटी 5.5 है और पृथ्वी का 3/4 भाग जलमंडल यानी पानी से ढका हुआ है। ज्वालामुखी की बात करें तो स्ट्रोम्बोली एक एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। सक्रिय से मतलब वही ना जो अभी भी रप्ट होते हैं? हाँ, सक्रिय का मतलब वही है कि इसमें से आज भी लगातार धुआं, गैस और पिघला हुआ लावा निकलता रहता है। और एक और बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूँ। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। अच्छा, विशाल चुंबक? हाँ, ये चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में यानी कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे तत्व के लगातार घूमने के कारण पैदा होता है। और अगर हम लोहे के अयस्क की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अच्छे किस्म के लोहे को मैग्नेटाइट कहा जाता है। वाह, भूगोल तो वाकई सिर्फ चट्टानों और ज्वालामुखी तक सीमित नहीं है। विश्व भूगोल में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इतने अनोखे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे अगर हम महाद्वीपों को देखें तो अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो भौगोलिक रूप से इतना मध्य में स्थित है कि वहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों प्रमुख रेखाएं वहीं से गुजरती हैं। तीनों एक ही महाद्वीप से? ये तो बहुत यूनिक बात है। बिल्कुल। यही कारण है कि वहां मौसम की बहुत भारी विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी वहीं बहती है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे मेघालय राज्य का मौसिनराम वो स्थान है जहां पहाड़ियों की विशेष फनल जैसी बनावट के कारण दुनिया और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और महासागरों में जो नदियां बहती हैं, मेरा मतलब है महासागरीय धाराएं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? महासागरीय धाराएं समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल नदियां होती हैं। इनमें गल्फ स्ट्रीम बहुत प्रसिद्ध है जो एक गर्म जलधारा है और ये उत्तरी अमेरिका से यूरोप की तरफ बहकर वहां के ठंडे मौसम को सहने लायक बनाती है। अच्छा, हवाओं का भी तो कोई बड़ा रोल होता होगा ना भूगोल में? हाँ, भूगोल में हवाओं का बड़ा खेल है। एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसे अश्वा अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये 30 अंश अक्षांश के आसपास का क्षेत्र है। अश्व अक्षांश यानी घोड़ों का अक्षांश? हवाओं का घोड़ों से क्या लेना देना भला? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कारण है। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में ये एकदम स्पष्ट किया गया है कि 30 अंश अक्षांश पर हवा का दबाव यानी हाई प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है? जिससे वहां हवाएं एकदम शांत हो जाती हैं। अब पुराने जमाने में जब व्यापारी अपने पानी के जहाजों में भारी तादाद में घोड़ों को लाद कर ले जाते थे तो इस क्षेत्र में हवा ना होने के कारण उनके जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। ओह नो! फिर वो लोग क्या करते थे? जहाज का वजन कम करने और उसे डूबने से बचाने के लिए व्यापारियों को मजबूरन अपने घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। और इसी दुखद ऐतिहासिक घटना के कारण इस जगह का नाम ही अश्व अक्षांश पड़ गया। उफ, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। प्रकृति कैसे इंसानी इतिहास को मजबूर कर देती है। अब दोस्तों, हमने समझ लिया कि भूगोल कैसे तय करता है कि हम कहाँ रहेंगे और हमारे संसाधन क्या होंगे। लेकिन जहाँ संसाधन होते हैं वहाँ इंसान बसते हैं
और जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ विवाद भी होते हैं। बिल्कुल सही। तो समाज को एक सभ्य और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ नियमों और संस्थाओं की जरूरत पड़ी। यहीं से जन्म होता है हमारे अगले विषय का, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जिसमें हम संविधान और शासन प्रणाली पढ़ते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। बिना नियमों के तो कोई भी समाज सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाएगा। और इन नियमों की सबसे बड़ी किताब है हमारा संविधान। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ना। हाँ, वही। वो संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और समय के साथ समाज बदलता है, तो इसलिए संविधान में भी संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। सबसे बड़ा अमेंडमेंट 1976 वाला था ना? बिल्कुल। 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन सबसे व्यापक था। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। संविधान हमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भी तो देता है, लेकिन अधिकारों को लेकर भी तो कई बार पेंच फंस जाता है। हाँ, संविधान हमें जीवन जीने और समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। लेकिन एक अधिकार ऐसा था जिसने सरकार और न्यायपालिका के बीच भारी विवाद पैदा कर दिया था। कौन सा अधिकार था वो? वो था संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन संपत्ति का अधिकार विवादित क्यों था? अगर मेरी जमीन है तो वो मेरी है, इसमें विवाद कैसा? देखिए, ये इतना सीधा नहीं था। आज़ादी के बाद सरकार को देश का विकास करना था। सड़कें बनानी थी, बांध बनाने थे, रेलवे लाइन बिछानी थी। इन सब के लिए सरकार को जमीन चाहिए थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय एक मौलिक अधिकार था, इसलिए लोग अपनी जमीन सरकार को देने से मना कर देते थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। ओह, तो इससे तो विकास के काम रुक जाते होंगे। बिल्कुल। इससे देश का विकास रुकने लगा था। इसीलिए बाद में संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बात है! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि व्यक्तिगत अधिकार और राष्ट्रीय विकास के बीच ऐसा टकराव भी हो सकता है। और शासन प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है। हाँ, इस पर ना शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही स्पष्ट और प्रसिद्ध कथन दिया गया है। सर के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति काफी हद तक ब्रिटेन के सम्राट यानी मोनार्क से मिलती जुलती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो राष्ट्र के प्रमुख यानी टिटलर हैं, सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से शासन नहीं चलाते। तो असली शक्ति किसके पास होती है? असली कार्यकारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास ही होती हैं। राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं। ये तुलना राष्ट्रपति के पद को बहुत अच्छे से समझा देती है। और शासन प्रणाली में जब विवाद होते हैं तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। मैंने एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही दिए गए पुराने फैसलों को बदलने या पलटने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल है। कुछ लोगों को लग सकता है कि अगर कोर्ट अपना फैसला बदल रहा है तो वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्था में अहंकार नहीं है, वो लचीली है और वक्त और नए सबूतों के साथ खुद को सुधार सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समाज विकसित होता है तो न्याय की परिभाषा को भी विकसित होना पड़ता है। इसलिए ये स्वयं सुधार या सेल्फ करेक्शन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और इनके अलावा भी कुछ संस्थाएं हैं ना जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर हम संस्थाओं की बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये क्यों दिया गया है? ताकि उस अल्पसंख्यक समुदाय का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। और एक पद का नाम मुझे बहुत भारी भरकम सा लगता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। ये CAG आखिर क्या करते हैं? इसे आप देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल वॉचडॉग या ऑडिटर कह सकते हैं। CAG का मुख्य काम ये देखना है कि सरकार ने जनता के पैसे को जहां खर्च करने का दावा किया है, क्या वो पैसा सच में वहीं और नियम के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। अच्छा, अभी हमारे CAG कौन है? वर्तमान में हमारे CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वहीं अगर हम गांव और स्थानीय स्तर पर न्याय की बात करें तो न्याय पंचायत होती है जो छोटे मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा देती है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो हमने देश के शासन प्रशासन, न्यायपालिका और नियमों को समझ लिया। लेकिन दोस्तों, नियम और कानून चाहे जितने भी अच्छे हों, कोई भी देश या समाज बिना एक मजबूत वित्तीय प्रणाली के, बिना पैसे के भला कैसे चल सकता है। तो आइए हमारी इस डीप डाइव के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में चलते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। एकदम सही। जब बात अर्थशास्त्र की आती है तो
सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली को समझना होगा। हमारे देश की पूरी मुद्रा प्रणाली यानी करेंसी का नियमन और नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करता है। ये बैंकों का बैंक है। और छोटे उद्योगों के लिए भी तो एक बैंक है ना? हाँ, छोटे और मंझोले उद्योगों को आर्थिक मदद देने के लिए एक विशेष संस्था है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बैंकिंग के इस रोजमर्रा के कामकाज में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, बैंक ड्राफ्ट। ये साधारण चेक से अलग कैसे है और लोग इसे इतना सुरक्षित क्यों मानते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, चेक आपके व्यक्तिगत खाते से जुड़ा होता है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो चेक बाउंस हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार की शाखा मुद्रा यानी ब्रांच मनी है। इसमें आप बैंक को पहले पैसा देते हैं और फिर बैंक वो ड्राफ्ट जारी करता है। इसमें बैंक गारंटी देता है कि पैसा सुरक्षित है। इसलिए जब भी कोई बड़ा संस्थान या यूनिवर्सिटी फीस लेती है तो फिर चेक की जगह बैंक ड्राफ्ट ही मांगते हैं, क्योंकि उसमें पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं हो। तो बहुत खूब। अब बात करते हैं सरकार की कमाई और खर्च की। हर साल देश का बजट आता है ना, उसमें एक टर्म है संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट। ये क्या होता है? संतुलित बजट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। ये वो बजट है जिसमें सरकार की कुल अनुमानित आय यानी इनकम और कुल अनुमानित व्यय यानी एक्सपेंडिचर एकदम बराबर होते हैं। मतलब कोई नुकसान नहीं। हाँ, ना तो सरकार घाटे में होती है और ना ही उसके पास कोई फालतू पैसा या सरप्लस बचता है। हालांकि विकासशील देशों में ऐसा बजट कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ विकास कार्यों के लिए सरकार को अक्सर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसे हम घाटे का बजट कहते हैं। अर्थशास्त्र सिर्फ इन बड़े बैंकों या सरकारी बजट तक सीमित तो नहीं है। भारत जैसे देश में इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो हमारे खेत खलियानों में बसता है। हमारे मास्टर पीडीएफ में ना भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता यानी लो प्रोडक्टिविटी की समस्या पर चर्चा की गई है। हाँ। जिसके कारणों में पिछड़ी तकनीक, खेत का छोटा आकार और साख यानी क्रेडिट का अभाव बताया गया है। मेरा एक सवाल है, क्या ये जो खेत का आकार छोटा होना है, क्या ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें किसान फंस जाता है? एकदम, आपने इस समस्या की एकदम सही नब्ज पकड़ी है। जब पीढ़ियों के बंटवारे के कारण खेत का आकार बहुत छोटा हो जाता है तो उस छोटे से टुकड़े पर भारी भरकम ट्रैक्टर या महंगी हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करना किसान के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन जाता है। हाँ, इतने छोटे खेत पर मशीन कैसे चलेगी? बिल्कुल। फिर इस पिछड़ी तकनीक के कारण पैदावार कम होती है। पैदावार कम होने से आमदनी नहीं होती और आमदनी न होने से बैंक उन्हें लोन या साख नहीं देते। साख ना मिलने से वे अच्छे बीज या खाद नहीं खरीद पाते। ये एक अंधीन दुष्चक्र यानी विशेष साइकिल है। इसका तो कोई समाधान होना चाहिए। इसीलिए शिवांश मिश्रा सर ने इस बात पर जोर दिया है कि कृषि के साथ साथ ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज का विकास अत्यंत आवश्यक है। कुटीर उद्योग जैसे कि? कुटीर उद्योग वो हैं जो घर के सदस्यों द्वारा कम पूंजी में चलाए जाते हैं, जैसे सूत कातना। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक विकेंद्रीकृत सहारा देता है और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। वाह! तो इतिहास से शुरू करके हमने ये समझ लिया कि समाज कैसे बना, भूगोल ने उसे कैसे प्रभावित किया, नागरिक शास्त्र ने उसे कैसे व्यवस्थित किया और अर्थशास्त्र ने उसे कैसे जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों, अब हम उस जगह आ पहुंचे हैं जहां ये सारा ज्ञान एक अग्नि परीक्षा से गुजरता है, यानी परीक्षा का हॉल। अरे, वहां का प्रेशर ही अलग होता है। बिल्कुल। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो कई बार परीक्षक हमारे दिमाग से खेलते हैं। वो ऐसे ट्रिकी विकल्प देते हैं कि हम आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं। तो चलिए अपनी इस चर्चा के आखिरी लेकिन सबसे दमदार सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कंफ्यूजन क्लियर स्टार फैक्ट्स। हाँ, एग्जाम प्रेशर वाकई एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह होता है। वहाँ छोटी सी चूक भारी पड़ जाती है। शिवांश मिश्रा सर ने छात्रों की इसी परेशानी को समझकर ये विशेष कंफ्यूजन क्लियर सेक्शन तैयार किया है। तो चलिए कुछ सबसे आम गलतियों को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हाँ, शुरू कीजिए। पहला कंफ्यूजन है इतिहास में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विकल्प में चंद्रगुप्त भी दिया रहता है और छात्र अक्सर जल्दबाजी में चंद्रगुप्त पर टिक कर देते हैं। इसे बिल्कुल स्पष्ट याद रखें, समुद्रगुप्त। और अकबर के नवरत्नों को लेकर भी तो कोई कंफ्यूजन होता है ना? हाँ, परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अबुल फजल, तानसेन और फैजी ये तीनों नवरत्ना थे, लेकिन विकल्प में रैदास का नाम दिया जाता है। याद रखिए, रैदास महान संत थे, लेकिन वे अकबर के नवरत्नों का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, मैंने सुना है प्राचीन मुद्राओं को लेकर भी छात्र बहुत उलझते हैं। हाँ, गुप्तकालीन मुद्राओं के नाम को लेकर। गुप्तकाल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उन्हें दिनार और निश्क कहा जाता था। परीक्षा में भटकाने के लिए कौड़ी विकल्प दिया जाता है। कौड़ी? हाँ, ध्यान रहे कि कौड़ी विनिमय का एक साधन जरूर थी, लेकिन वो कोई स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन नहीं है।
भूगोल में भी तो एक बहुत बड़ा धोखा होता है उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को लेकर। बिल्कुल, सवाल आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन सा है, और विकल्प में फोबोस, डेमोस, टाइटन और चंद्रमा दिए जाते हैं। फिर लोग क्या लगाते हैं? छात्र अक्सर कोई साइंटिफिक सा नाम सुनकर फोबोस या टाइटन लगा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह यानी मार्स के उपग्रह हैं, और टाइटन शनि यानी सैटर्न का है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र और सबसे निकटतम प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा है। और इतिहास का वो अजमेर वाला कंफ्यूजन जिसे लोग हमेशा गलत करते हैं। अजमेर में जो सूफी संत की प्रसिद्ध दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। परीक्षा के दबाव में छात्र अक्सर इसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से कंफ्यूज कर देते हैं, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। इसलिए जब अजमेर की बात आए तो केवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ही याद रखें। दोस्तों सच बताऊं तो परीक्षा हॉल के उस तनावपूर्ण माहौल में ना ऐसी सिली मिस्टेक्स होना बहुत ही स्वाभाविक है। अच्छे मेधावी छात्र भी इस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए शिवांश मिश्रा सर द्वारा इस मास्टर पीडीएफ में ये कंफ्यूजन क्लियर सेक्शन देना सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। एकदम सही। यही वो सेक्शन है जो मेरिट लिस्ट में आपकी जगह पक्की करता है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां ही आपको लाखों की भीड़ से अलग करती हैं। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये बस इसी तरह की बारीक मेहनत और स्पष्टता का ही परिणाम है। क्या बात है। तो दोस्तों आज की ये गहन चर्चा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने इस डीप डाइव में सिलेबस के हर एक कोने को पूरी बारीकी से समझा और उसके पीछे के विज्ञान को जाना। लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप यहाँ से सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा लेकर जाएं। बिल्कुल। और आज के इस बेहतरीन और ज्ञानवर्धक सत्र को ख़त्म करने के लिए मैं शिवांश मिश्रा सर का ही एक बहुत ही प्रेरक विचार आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर पढ़िए। सर अपनी क्लास में अक्सर छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कितनी गहरी और खूबसूरत बात है। तो दोस्तों बस अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए, कॉन्सेप्ट्स को रटने की बजाय ना उन्हें समझने पर जोर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या पता आज जो इतिहास और समाजशास्त्र हम किताबों में पढ़ रहे हैं, कल आपकी मेहनत भी किसी के लिए एक प्रेरणादायक इतिहास बन जाए। इस विचार को आज अपने साथ रखिए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।